नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कास्ट अकाउंटिंग पेपर 1 यानी यूनिट 1 और यूनिट 2 के एमसीक्यूज को। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लागत लेखांकन का उद्भव हुआ। कास्ट अकाउंटिंग वाज ओरिजिनेटेड वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए, टू मीट द डिफिशियंसीज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए, टू मीट द डिफिशियंसीज ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग, प्रमाप लागत की कमियों को दूर करने के लिए, टू मीट द डिफिशियंसीज ऑफ स्टैंडर्ड कास्टिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि लागत लेखांकन का उद्भव हुआ था वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए। वास्तव में वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको प्रॉफिट एंड लॉस बता देता है, खर्चों का विवरण बता देता है, एसेट लाइबिलिटी के बारे में बता देता है, लेकिन उत्पादन के कार्य में कौन कौन से खर्चे हुए, किस प्रकार के खर्चे कितनी मात्रा में हुए, ये सब हमें वित्तीय लेखांकन से पता नहीं चल पाता है। और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी पर यूनिट निकालना हो या स्टेज वाइज निकालनी हो, प्रोसेस वाइज निकालनी हो, तो वित्तीय लेखांकन ये नहीं बता पाता है। इसलिए वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए लागत लेखांकन का उद्भव हुआ। बाकी प्रबंधकीय लेखांकन और प्रमाप लागत लेखांकन ये दोनों लागत लेखांकन के बाद आए हैं, लागत लेखांकन पे ये आधारित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, लागत लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड बड़े उत्पादकों द्वारा, बाय बिग प्रोड्यूसर्स छोटे उत्पादकों द्वारा, बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स सीमांत उत्पादकों द्वारा, बाय मार्जिनल प्रोड्यूसर्स या बड़े एवं छोटे उत्पादकों द्वारा, यानी बाय बिग एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। छोटे बड़े सभी उत्पादक इस विधि का प्रयोग करते हैं, लागत लेखांकन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, लागत लेखांकन आधारित होता है। कास्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एक हरी लेखा प्रणाली पर, ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखा प्रणाली पर, ऑन डबल एंट्री सिस्टम, या अमेरिकन लेखा प्रणाली पर, ऑन अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लागत लेखांकन भी डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर इसमें अकाउंटिंग की जाती है। अगला प्रश्न है, लागत पद्धति उपयुक्त है। कॉस्टिंग सिस्टम इज सुटेबल क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए, फॉर ट्रेडिंग बिजनेस, निर्माणी व्यवसाय के लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, लागत पद्धति कभी भी निर्माणी व्यवसाय में ज़्यादा उपयोगी होती है। जो कंपनियां निर्माण में लगी हुई हैं उनको अपने निर्माण की लागत पता करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, लागत लेखांकन है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज वित्तीय लेखांकन का भाग, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन का भाग, पार्ट ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो लागत लेखांकन को वित्तीय लेखांकन का भाग माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय स्थित है। द हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट यानी ICWA इज सिचुएटेड एट कोलकाता में, इन कोलकाता, मुंबई में, इन मुंबई, या दिल्ली में, इन दिल्ली। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ICWA का प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट अधिनियम कब पास किया गया था। व्हेन द ICWA एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, 1949, 1959, या 1969। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1959 में कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट अधिनियम पास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किए गए व्ययों की सहायता से लागत निर्धारण को कहते हैं। एसर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेज इनकर्ड इज टर्म्ड एज ऐतिहासिक लागत लेखांकन, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, प्रमाप लागत लेखांकन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, या सीमांत लागत लेखांकन, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि पुराने डेटा के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने के बाद हम कास्ट को पता लगाते हैं, कास्ट सीट बनाते हैं, तो उसे हम हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है, तेल उद्योग में लेखांकन की किस पद्धति का प्रयोग होता है? इन ऑयल इंडस्ट्री विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज? यहाँ पे लागत लेखांकन की बात हो रही है। तो इकाई लागत लेखांकन यानी यूनिट कॉस्टिंग, प्रक्रिया लागत लेखांकन प्रोसेस कॉस्टिंग, या समूह लागत लेखांकन यानी ग्रुप कॉस्टिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे तेल उद्योग में प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज किया जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? ये लागत लेखांकन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें कई चरणों में होने वाली उत्पादन प्रक्रिया वाले उद्योगों में हर एक प्रक्रिया की अलग अलग लागत ज्ञात की जाती है। तो तेल उद्योग में भी कई प्रक्रियाएं होती हैं, तब कच्चा तेल जो है अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसमें प्रोसेस अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, लागत लेखांकन है कॉस्ट अकाउंटिंग इज एक कला, एन आर्ट, एक विज्ञान, अ साइंस, या कला और विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस बोथ? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लागत लेखांकन एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, दोनों के गुण पाए जाते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, अस्पतालों के लागत निर्धारण की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स? परिचालन लेखांकन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इकाई लेखांकन यूनिट कॉस्टिंग, या उपकार्य लेखांकन जॉब कॉस्टिंग? तो देखो, अस्पताल में क्योंकि सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इसलिए वहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यानी परिचालन लागत लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इकाई लागत लेखांकन का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ एक ही जैसा प्रोडक्ट बन रहा हो और लगातार उत्पादन चल रहा हो। ठीक है, स्टैंडर्ड इकाइयों में बनता हो प्रोडक्ट, वहाँ इकाई लागत लेखांकन यूज होता है। और उपकार्य लेखांकन उन जगहों पर यूज होता है जहाँ किसी विशेष प्रकार के कार्य को किसी और से कराने का काम किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, टेलीफोन का व्यय होता है, टेलीफोन एक्सपेंसेज स्थिर यानी फिक्स्ड, परिवर्तनशील यानी वेरिएबल, या अर्ध परिवर्तनशील सेमी वेरिएबल? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टेलीफोन का व्यय अर्ध परिवर्तनशील यानी सेमी वेरिएबल होता है। फिक्स्ड एक्सपेंसेज वो खर्चे होते हैं जो उत्पादन की क्वांटिटी से प्रभावित नहीं होते हैं, ये स्थिर होते हैं। एज ए होल ये एक बराबर लगते हैं चाहे उत्पादन घटे या उत्पादन बढ़े। वेरिएबल खर्चे वो होते हैं जो उत्पादन की इकाई के साथ बढ़ते हैं और उत्पादन कम होने पे घट जाते हैं। ठीक है, अर्ध परिवर्तनशील खर्चे वो खर्चे होते हैं जो एक सीमा तक स्थिर रहते हैं और उसके बाद उत्पादन के साथ उनमें परिवर्तन होना चालू हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना व्यय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट्री ओवरहेड? कारखाने का बीमा, प्लांट का ह्रास, ड्राइंग कार्यालय का वेतन, या वेतन? फैक्ट्री इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ड्राइंग ऑफिस सैलरी, या सैलरी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सैलरी जो है ये कारखाना व्यय नहीं होता है, ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील लागत का सबसे अच्छा उदाहरण है? द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर वेरिएबल कॉस्ट इज? पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सामग्री पर व्यय, एक्सपेंसेज ऑन मटेरियल, या संपत्ति कर वेल्थ टैक्स? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सामग्री पर होने वाला व्यय ये परिवर्तनशील लागत का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि जितना यूनिट हम उत्पादन करेंगे उसी रेशियो में हमें मटेरियल यूज करना पड़ेगा। यदि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1 kg मटेरियल लगता है तो 100 यूनिट बनाएंगे तो 100 kg मटेरियल लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील लागत हमेशा स्थिर रहती है, उत्पादन में वृद्धि होने पर घटती है, उत्पादन में परिवर्तन होने पर परिवर्तित हो जाती है? वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, फ्लक्चुएट विद द फ्लक्चुएशन इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि परिवर्तनशील लागत हमेशा उत्पादन की क्वांटिटी पर निर्भर करती है, उत्पादन में परिवर्तन होने पर ये परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभी परिवर्तनशील व्यय होते हैं? ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेज आर प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेज,
अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो, परिवर्तनशील व्ययों को प्रत्यक्ष व्यय माना जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेज क्यों माना जाता है? क्योंकि ये डायरेक्टली जो है उत्पादन के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेंगे, उत्पादन कम होगा तो ये भी कम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आग लगने के कारण सामग्री की क्षति को माना जाता है। लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू फायर इज ट्रीटेड एज ऊपरी व्यय यानी ओवरहेड, प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेज या सामान्य हानि नॉर्मल लॉस। तो देखो यहाँ पे सही ऑप्शन कोई भी नहीं है, इसे एबनॉर्मल लॉस माना जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा यदि आग के कारण सामग्री की कोई क्षति हो जाती है। अगला प्रश्न, कुल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि का कारण है। इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ड्यू टू स्थिर लागत में वृद्धि, इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, विक्रय में वृद्धि, इंक्रीज इन सेल्स, उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उत्पादन में जब भी वृद्धि होगी तो परिवर्तनशील लागत बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज पूंजी पर ब्याज, प्रत्यक्ष सामग्री या मशीनरी पर ह्रास। एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डायरेक्ट मटेरियल या डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल है डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अगला प्रश्न है, अस्थायी लागत प्रति इकाई में वृद्धि होती है जब उत्पादन की मात्रा घटने पर, उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर या इनमें से कोई नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज व्हेन स्केल ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज, द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि जब प्रोडक्शन में कमी होती है तो ऐसे केस में फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। ठीक है, देखो एज अ होल यानी कुल मिलाकर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो फिक्स्ड ही रहती है, यानी वो बदलती नहीं है। मान लो 20,000 रुपये कास्ट लग रही है, अब ये एज अ होल तो 20,000 रुपये लगेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे हम 100 यूनिट बनाएं या 500 यूनिट बनाएं। ठीक है, अब यदि हमने 100 यूनिट बनाया तो 20,000 रुपये 100 यूनिट पे चार्ज किए जाएंगे, यानी पर यूनिट हमारी फिक्स्ड कास्ट पड़ेगी 200 रुपये। लेकिन यही 20,000 रुपये 500 यूनिट बनाने के दौरान चार्ज किया जाए तो ये 500 यूनिट पे चार्ज होगा और यहाँ पे हमारी फिक्स्ड कास्ट हो जाएगी पर यूनिट 20,000 डिवाइडेड बाई 500 यानी कि केवल 40 रुपये। ठीक है, तो उत्पादन बढ़ा तो हमारी फिक्स्ड कास्ट पर यूनिट क्या हुई, कम हो गई, और उत्पादन घटा तो हमारी फिक्स्ड कास्ट पर यूनिट बढ़ गई। तो यही पूछा है, प्रति इकाई वृद्धि कब होती है, ये पूछा है। तो उत्पादन की मात्रा कम होने पर प्रति इकाई फिक्स्ड कास्ट बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कास्ट। प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रभारित व्यय या कार्यालय प्रबंधक का वेतन, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, चार्जेबल एक्सपेंसेज या सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कार्यालय प्रबंधक का वेतन। ये उत्पादन की मात्रा के साथ जो है कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, मैनेजर को एक फिक्स्ड सैलरी दी जाएगी चाहे उत्पादन की क्वांटिटी कुछ भी हो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से किस विधि के अंतर्गत स्कंध का मूल्यांकन बाजार में प्रचलित मूल्य पर होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द लेटेस्ट प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। लिफो मेथड, फीफो मेथड, प्रतिस्थापन मूल्य विधि यानी रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड या भारशील औसत विधि वेटेड एवरेज मेथड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रतिस्थापन मूल्य विधि यानी रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड जब अपनाया जाता है तो स्टॉक को कभी भी वर्तमान बाजार मूल्य पर यानी प्रचलित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में जो डैश हो उसी पर स्टॉक का मूल्यांकन होता है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज डैश।
डैश में आपको भरना है उच्च यानी हायर, निम्न मतलब लोअर, या लेखापाल की इच्छा अनुसार। तो देखो एक कॉमन सिद्धांत है कि स्टॉक का वैल्यूएशन कभी भी बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में जो कम होता है उस पर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये रूढ़िवादिता के सिद्धांत को पालन करते हुए ये नियम बनाया गया है। अगला प्रश्न है, रहतिया के मूल्यांकन हेतु लेखांकन में किस विधि का प्रयोग होता है? विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन अकाउंटिंग? लागत मूल्य विधि, कॉस्ट प्राइस मेथड, बाजार मूल्य विधि, मार्केट प्राइस मेथड, बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में जो कम हो। मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। स्टॉक का वैल्यूएशन कभी भी उस प्राइस पर किया जाता है जो कम होता है, बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों की तुलना करके जो कम होता है उस पर स्टॉक को वैल्यूड किया जाता है। अगला प्रश्न है, कीमत में वृद्धि होने की स्थिति में स्कंध मूल्यांकन की किस विधि की प्रकृति बेचे गए माल की अधिक लागत निर्धारित करने की होती है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस विच इन्वेंट्री प्राइसिंग मेथड टेंड टू फिक्स द हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? लीफो मेथड, फीफो मेथड, या बढ़ा हुआ मूल्य यानी इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लीफो मेथड। लीफो का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यानी जो माल लेटेस्ट आया हुआ है उसे हम सबसे पहले उत्पादन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट जो माल आएगा तो बढ़ते हुए मूल्य की स्थिति में क्या है, वो महंगा आएगा। ठीक है, और जब महंगा आएगा तो ये उत्पादन के लिए जाएगा तो उत्पादन की लागत भी महंगी पड़ेगी। ठीक है, और यही बात पूछा गया है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कीमत में वृद्धि होने की स्थिति में रहतिया के मूल्यांकन की किस विधि की प्रकृति कम मूल्य पर मूल्यांकित करने की होती है? ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइस विच मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री टेंड टू वैल्यूड एट लोअर प्राइस? लीफो मेथड, फीफो मेथड, बढ़ा हुआ मूल्य पद्धति? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे फीफो मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो यानी जो माल पहले आया है वो माल पहले उत्पादन के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, और पहले आया हुआ माल सस्ता है, बाद में दाम बढ़ता जा रहा है तो बाद में आया हुआ माल महंगा होगा। तो सस्ता माल पहले जा रहा है उत्पादन में, इसलिए बढ़ते हुए मूल्य की स्थिति में भी उत्पादन का मूल्य कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा बी, फीफो मेथड। अगला प्रश्न है, सामग्री की निरंतर आगमन प्रणाली के अंतर्गत स्टॉक टेकिंग की आवश्यकता नहीं होती है। स्टॉक टेकिंग सामयिक होता है या स्टॉक टेकिंग निरंतर होता है? अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम देयर इज नो नीड ऑफ स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग इज पीरियडिकल, स्टॉक टेकिंग इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में स्टॉक टेकिंग निरंतर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब सामग्री की निरंतर आगमन प्रणाली का प्रयोग हो रहा है, सामग्री मूल्यांकन की निम्नांकित में से किस विधि का प्रयोग होगा? व्हेन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुड बी यूज्ड? लिफो मेथड, फीफो मेथड, या स्टैंडर्ड प्राइस मेथड यानी कि प्रमाणित मूल्य विधि? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज किया जाता है तो ऐसे केस में सामग्री मूल्यांकन के लिए प्रमापित मूल्य विधि स्टैंडर्ड प्राइस मेथड को यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्कंध नियंत्रण विधि का प्रयोग किसमें किया जा सकता है? इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड में भी इम्प्लाइड इन निर्माणी व्यवसाय यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, व्यापारिक व्यवसाय यानी ट्रेडिंग बिजनेस, या उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ एबव? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोथ ऑफ द एबव। ठीक है ना, ट्रेडिंग व्यवसाय में भी आप इन्वेंट्री मेथड को यूज कर सकते हैं और निर्माणी व्यवसाय में भी कर सकते हैं, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये वाइडली यूज होता है। अगला प्रश्न है, एबीसी विश्लेषण के अंतर्गत किस श्रेणी की मदों का प्रयोग अधिक होता है लेकिन कीमत अधिक नहीं होती है? इन द एबीसी एनालिसिस
विच कैटेगरी रिप्रेजेंट दोज आइटम विच आर यूज्ड इन लार्जेस्ट क्वांटिटी बट देयर वैल्यू आर नॉट हाई। ए मदें, बी मदें या सी मदें। ए आइटम्स, बी आइटम्स या सी आइटम्स। तो देखो, जो मदें सबसे सस्ती होती हैं यानी कीमत अधिक नहीं होती है लेकिन उनका प्रयोग सबसे अधिक होता है, ऐसे मदों को सी मदें कही जाती हैं। ठीक है। ए मदें वो होती हैं जो थोड़े बहुत क्वांटिटी में यूज होती हैं लेकिन उनकी वैल्यू बहुत हाई होती है। ठीक है। और बी में मीडियम लेवल की आइटम्स को रखा जाता है जो बहुत ज़्यादा नहीं यूज होती हैं, मीडियम में यूज होती हैं और उनका रेट भी ना सस्ता है ना बहुत महंगा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि जिन आइटम की कीमत अधिक नहीं है लेकिन उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उनको सी आइटम्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। द यूज ऑफ फीफो मेथड इज सुटेबल फॉर एट राइजिंग प्राइस, एट फॉलिंग प्राइस या एट कांस्टेंट प्राइस। कीमत वृद्धि की स्थिति में, घटती कीमत की स्थिति में या स्थिर कीमत की स्थिति में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब दाम घट रहे हों मटेरियल के उस समय फीफो मेथड अपनाना ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से स्कंध मूल्यांकन की कौन सी विधि रूढ़िवादी परंपरा पर आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में जो कम हो उस पर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है और ये अकाउंटिंग कन्वेंशन पर आधारित है, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्कंध नियंत्रण की किस विधि के अनुसार स्कंध की मदें कीमत एवं महत्व के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड आइटम ऑफ इन्वेंट्री आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ABC एनालिसिस। ठीक है। इसमें वैल्यू और यूज्ड क्वांटिटी के आधार पर मटेरियल को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, A, B और C में। ठीक है। अगला प्रश्न है, गैस का निर्धारण करते समय सामग्री उपयोग की दर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल फिक्सिंग मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल या ऑल ऑफ दीज। अधिकतम सीमा, निम्नतम सीमा, पुनः आदेश स्तर या इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सामग्री उपयोग की दर का प्रयोग मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट और रीऑर्डर लेवल तीनों को निर्धारित करते समय किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्कंध मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि लेखांकन सिद्धांत की एक समता की अवधारणा का पालन नहीं करती है। विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन डज नॉट फॉलो द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। फीफो मेथड, लीफो मेथड या बाजार मूल्य एवं लागत मूल्य दोनों में जो कम हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में जो कम हो उसे यदि वैल्यूएशन के लिए यूज किया जा रहा है तो कभी बाजार मूल्य अधिक होगा उसे हम नहीं लेंगे, कभी लागत मूल्य अधिक होगा उससे हम नहीं लेंगे, यानी बार बार चेंज करेंगे हम मेथड को। और ये बार बार मेथड को चेंज करना समता की अवधारणा के विरुद्ध है। समता की अवधारणा कहती है कि किसी भी कार्य के लिए जो एक विधि अपनाई गई है उसी विधि को कंटिन्यूअसली अपनाया जाना चाहिए, लेकिन स्टॉक के वैल्यूएशन में ऐसा नहीं होता है। जब हम बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में जो कम होता है उससे लेते हैं। अगला प्रश्न है, वेद विश्लेषण प्रयुक्त होती है जब मशीनों का प्रयोग होता है, सामग्री का प्रयोग होता है या श्रमिकों का प्रयोग होता है। वेद एनालिसिस इज यूज्ड व्हेन मशीन आर यूज्ड, मटेरियल आर यूज्ड या लेबर्स आर यूज्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब मशीनों का यूज होता है तब वेद एनालिसिस का यूज किया जाता है। वेद एनालिसिस है क्या? वेड में वी का मतलब है वाइटल, ई का मतलब है एसेंशियल और डी का मतलब है डिजायरेबल। जब कारखाने में मशीन का प्रयोग किया जाता है तो मशीनों में बहुत सारे छोटे बड़े पार्ट लगते हैं
अब उसमें से कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो वाइटल होते हैं, उसके बिना मशीन चल ही नहीं सकती है। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो पार्ट इसेंशियल होते हैं, लेकिन तुरंत यदि पार्ट बदला न जाए तो भी मशीन कुछ समय तक काम करती रहेगी। थोड़ी क्वालिटी कम हो सकती है या उत्पादन की गति कम हो सकती है। और डिजायरेबल का मतलब है कि जिन पार्ट के खराब होने के बाद भी काफ़ी अवधि तक हम अपने काम को अभी चला सकते हैं। इस 3 कैटेगरी में मशीनों के पार्ट को डिवाइड करके उसके स्टॉक को मेंटेन किया जाता है वेद एनालिसिस के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मजदूरी पत्रक तैयार किया जाता है। वेज शीट इज प्रिपेयर्ड बाई टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, पर्सनल डिपार्टमेंट यानी सेवी वर्गीय विभाग द्वारा, या वेतन विभाग यानी पेरोल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वेतन विभाग द्वारा जो है वेज शीट तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, कच्ची सामग्री की उपलब्धता न होने के कारण उत्पन्न होने वाले कार्यहीन समय की लागत लाभ हानि खाते में चार्ज की जाती है, कारखाना उपरिव्यय में चार्ज की जाती है, या कार्यालय उपरिव्यय में चार्ज की जाती है। कास्ट ऑफ द आइडल टाइम ऑन अकाउंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल चार्ज टू द कास्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चार्ज टू द फैक्ट्री ओवरहेड, चार्ज टू द ऑफिस ओवरहेड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइडल टाइम को पीएल अकाउंट में चार्ज किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल से प्रीमियम योजना का प्रतिपादन अमेरिकन इंजीनियर एल हालसे द्वारा किस ईयर में किया गया था? हालसे प्रीमियम प्लान वाज इन्वेंटेड बाय द ए हालसे एन अमेरिकन इंजीनियर इन द ईयर 1881, 1871 या 1891। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1891 में हालसे मेथड को इन्वेंट किया गया था। अगला प्रश्न है, रोवन प्रीमियम योजना सुधरा हुआ रूप है टेलर पद्धति का, गेंट बोनस योजना का, या हालसे प्रब्याजी पद्धति का? रोवन प्रीमियम प्लान इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर टेलर प्लान, गेंट बोनस प्लान, या हालसे प्रीमियम प्लान? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रोवन प्लान हालसे प्रीमियम प्लान का ही एक सुधरा हुआ रूप है। अगला प्रश्न है, गेंट बोनस योजना किनका मिश्रित रूप है? गेंट बोनस प्लान इज अ मिक्स्ड फ्रॉम ऑफ हालसे एंड टेलर प्लान, हालसे एंड रोवन प्लान, रोवन एंड टेलर प्लान? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि गेंट बोनस योजना हालसे और टेलर प्लान का मिला जुला स्वरूप है, उसका मिश्रित रूप है। अगला प्रश्न देखिए, कारखाना उपरिव्यय प्रतिशत के रूप में वसूल किए जाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रत्यक्ष सामग्री यानी डायरेक्ट मटेरियल, प्रत्यक्ष मजदूरी यानी डायरेक्ट वेजेज, कारखाना लागत यानी फैक्ट्री कास्ट, या मूल लागत यानी कि प्राइम कास्ट? तो देखो, फैक्ट्री ओवरहेड को कभी भी वेजेज के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रशासन एवं प्रबंध उपरिव्यय प्रतिशत के रूप में वसूल किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ओवरहेड आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रत्यक्ष सामग्री यानी डायरेक्ट मटेरियल, प्रत्यक्ष मजदूरी यानी डायरेक्ट वेजेज, कारखाना लागत यानी फैक्ट्री कास्ट, या मूल लागत यानी प्राइम कास्ट? तो देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट ओवरहेड कभी भी फैक्ट्री कास्ट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, फैक्ट्री कास्ट के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैकिंग लागत है। पैकिंग कास्ट इज अ उत्पादन लागत प्रोडक्शन कास्ट, विक्रय लागत सेलिंग कास्ट, वितरण लागत यानी डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, या यह सभी ऑल ऑफ दीज? तो देखो, पैकिंग व्यय को सेलिंग कॉस्ट माना जाता है, विक्रय व्यय माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय को किस आधार पर अवशोषित किया जाता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी किस बेसिस पे इसे चार्ज किया जा सकता है? विक्रय मूल्य पर प्रतिशत परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, कारखाना लागत पर प्रतिशत परसेंटेज ऑन वर्क कास्ट, दर प्रति इकाई रेट पर यूनिट, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड विक्रय मूल्य के 1% के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, अवशोषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचालकों का पारिश्रमिक एवं व्यय भाग बनता है डायरेक्टर रेमुनरेशन एंड एक्सपेंसेज फॉर अ पार्ट ऑफ
उत्पादन उपरिव्यय प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रशासन उपरिव्यय एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, विक्रय उपरिव्यय यानी सेलिंग ओवरहेड या वितरण उपरिव्यय डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो देखो संचालक और मैनेजर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, इसलिए इनके खर्चों को प्रशासन उपरिव्यय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मशीन घंटा दर पद्धति के अंतर्गत मशीन को मानते हैं लागत इकाई, एक लागत केंद्र, सेवा विभाग या इनमें से कोई नहीं। अंडर मशीन आवर रेट मेथड मशीन इज ट्रीटेड एज कास्ट यूनिट और कास्ट सेंटर, सर्विस डिपार्टमेंट या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि मशीन घंटा दर के अंतर्गत मशीन को एक लागत केंद्र माना जाता है। लागत केंद्र का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पर किसी प्रकार के खर्चे का हिसाब किताब रखा जा सकता हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, मशीन घंटा दर पद्धति उपशोषण पद्धति की है। मशीन आवर रेट मेथड इज अ मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये उपशोषण नहीं अवशोषण होगा। ठीक है। कारखाना उपरिव्ययों की यानी फैक्ट्री ओवरहेड, प्रशासन उपरिव्ययों की यानी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, विक्रय उपरिव्ययों के यानी सेलिंग ओवरहेड या वितरण उपरिव्ययों के डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि मशीन घंटा पद्धति के अंतर्गत जो भी खर्चा होता है वो कारखाना उपरिव्यय का हिस्सा होता है। ठीक है। ये फैक्ट्री ओवरहेड के अवशोषण की यानी एब्जॉर्प्शन की एक विधि है। अगला प्रश्न है, मशीन घंटा दर ज्ञात करने में श्रम कल्याण व्यय का अविभाजन किया जाता है। इन कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेज इज एपोर्सनड मशीनों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या के अनुपात में, इन द रेशियो ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द वेरियस मशीन्स, विभिन्न मशीनों द्वारा घेरे गए स्थान के अनुपात में, इन द रेशियो ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई वेरियस मशीन, मशीनों के बीमा मूल्य के अनुपात में, इन द रेशियो ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ मशीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखो श्रम कल्याण व्यय श्रमिकों से संबंधित होता है, इसलिए उसका विभाजन मशीनों पे काम करने वाले श्रमिकों की संख्या के अनुपात में होता है। इन द रेशियो ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ऑन द वेरियस मशीन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मशीन घंटा दर ज्ञात करने में किराया दर एवं कर का विभाजन किया जाता है। इन कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट एंड टैक्सेज आर एपोर्सनड प्रत्येक मशीन द्वारा घेरी गई जगह के अनुपात में, इन द रेशियो ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई ईच मशीन, मशीनों पर कार्यरत श्रमिकों की संख्या के अनुपात में, इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ऑन वेरियस मशीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखो रेंट रेट और टैक्सेज ये मशीन द्वारा घेरी गई जगह के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मशीन घंटा दर पद्धति का प्रयोग होता है मशीन प्रधान उद्योगों में, श्रम प्रधान उद्योगों में, दोनों में या कहीं नहीं। मशीन आवर रेट इज यूज्ड इन मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, लेबर बेस्ड इंडस्ट्रीज, बोथ ऑफ एबव या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मशीन आवर रेट का प्रयोग मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अन्य विषयों की भी जो वीडियो आए आपको तुरंत मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।